A big hello to everyone. Welcome back, dear friends. I hope you all are doing awesome and definitely you all have rolled up your sleeves for today's lecture. आज की लेक्चर के लिए भी आप सभी का माइंडसेट, आप सभी अच्छे तरीके से एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ आप आज की लेक्चर को भी अटेंड करने के लिए रेडी रहे होंगे, बिकॉज डिसिप्लिन डज मैटर। किसी भी आप प्रिपरेशन की बात कर लें तो वहां पे डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू में मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आप सभी को पता है अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो सिलेबस आया इंग्लिश का, उसके अंदर भी सिमिलर ही टॉपिक है। एंड फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आई वॉज केप्ट सेइंग, मैं आपको वहां पे एक बात कह रहा था कि जो सिलेबस मैं अभी आपको कवर करवा रहा हूं इंग्लिश का, इट विल नॉट ओनली हेल्प यू इन JKSSB एग्जाम्स बट इट विल आल्सो हेल्प यू इन अनदर एग्जाम्स जस्ट लाइक JKPSC के अंदर भी आपको ये जो मैं इंग्लिश आपको यहाँ पे ग्रामर जो आपको पढ़ा रहा हूँ, इट विल आल्सो हेल्प यू इन JKPSC, UPSC या फिर दूसरे जितने भी जिस तरीके के भी अगर एग्जाम आपको किसी भी लेवल के अगर आपको एग्जाम आते हैं और डेफिनेटली उनके अंदर अगर सिलेबस इंग्लिश का हुआ तो अगर ये टॉपिक उस सिलेबस के अंदर वहां पे इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली ये सभी के सभी टॉपिक्स आपको मैंने यहाँ पे बॉटम लेवल से लेके हाई लेवल तक पढ़ाए, ताकि आप इंग्लिश खाली JKSSB एग्जाम के लिए ना प्रिपेयर करें। अगर आप इंग्लिश के अंदर अच्छा टाइम इन्वेस्ट कर लेते हैं तो घूम फिर के वही टॉपिक आपको आने वाले हैं। इसीलिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार और आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की सिलेबस की बात करें तो दो तीन टॉपिक वहां पे सिर्फ यहाँ पे क्या इंटरचेंज होते हैं और उसके बाद दो तीन एडिशनली टॉपिक है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के अंदर। तो आपको क्या करना है, जितनी भी अभी तक यहाँ पे हमारी 15 से 16 या 17 जो लेक्चर्स अपलोड हुई हैं उन सभी को आपने देखना शुरू करना है। अगर आप यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम देने वाले हैं तो आप एक बार मेक श्योर करें, अपने आप को यकीन दिलाएं कि आप एक बार प्रीवियस लेक्चर को भी अच्छे तरीके से देखोगे, तभी जाके आपका एक बेस जो होगा वो धीरे धीरे वो इंक्रीज होगा, बिल्ड होगा और डेफिनेटली आपको आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार के अंदर यहाँ पे हेल्प मिलेगी। एक बार हम यहाँ पे सभी टॉपिक्स को, अभी जो हमारे 3 से 4 टॉपिक अभी बच रहे हैं उनको फिनिश करते हैं। उसके बाद हम हर एक टॉपिक के ऊपर यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लाएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो पाए और अच्छे तरीके से हो पाए। तो ये यहाँ पे थोड़ा सिलेबस का यहाँ पे शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, क्योंकि आप ये ना समझें कि मैं आपको आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। आप एक बार आप सिलेबस को रख सकते हैं अपने सामने और यहाँ पे जो प्रोनाउन है उसकी बात करेंगे। एक पैसेज के अंदर किस तरीके से आपको प्रोनाउन का यूज करना है वो भी मैं आपको एक एक्सरसाइज सेट के अंदर जरूर बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। इसीलिए आप अपने माइंड को अच्छे तरीके से रखें। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पे प्रोनाउन की टाइप्स देखी थी और मैंने वहां पे आपको बताया था कि कंपैटिटिव एग्जाम के हिसाब से कौन सा पोर्शन कौन सा यहाँ पे अगर टाइप्स की बात करें प्रोनाउन की वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक नॉर्मल लेवल का कौन सा है और उसके बाद एक स्टैंडर्ड लेवल का कौन सा है। तो 3 तरीके से मैंने जो प्रोनाउन की 10 टाइप्स थी उनको यहाँ पे क्या करा था, डिवाइड करा था और आप सभी को बताया था। उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, तो ये मैंने आप सभी को बताया था। और नॉमिनेटिव केस भी आपको मैंने बताया था जिसको आप सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, उसकी भी बात करी थी। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे 5 से 6 ऐसे यहाँ पे ट्रिक्स दिए थे, रूल दिए थे 2 3 1 1 2 3 1 2 3। उसके बाद और भी मैंने आपको रूल दिए थे कि किस तरीके से आपको वहां पे उन रूल को अगर एग्जाम के अंदर डेफिनेटली उस वाले पोर्शन के लिए के अंदर से अच्छी तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जो पहली लेक्चर हमारी थी, अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो वाला जो पोर्शन था वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल था। और अगर आपने अभी से पहले वाला जो पार्ट नंबर 1 नहीं देखा, एक बार उसको देख लें ताकि आपको ये वाला पार्ट अच्छी तरीके से समझ आ पाए। डियर लर्नर, आपकी सभी जो लेक्चर्स है रिकॉर्ड हो गई हैं, बट आपकी प्रिपरेशन और आपका जो कॉपरेशन है वो थोड़ा सा धीमा होता दिख रहा है। इसीलिए फिर अगर आप अच्छे तरीके से कॉपरेशन दिखाएंगे, सपोर्ट दिखाएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, आप अपने लिए पढ़ें, हमारे लिए नहीं पढ़ें, आप अपने लिए पढ़ें लेकिन इंटरेस्ट दिखाएं, ताकि आपके इंटरेस्ट से आपकी कॉपरेशन से हमें भी एक अच्छी मोटिवेशन, एक अच्छा यहाँ पे एनर्जी मिलती है ताकि हम दूसरी लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करें। बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर देना यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर आपका जैसा यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिलेगा उसी तरीके से हमारी जो बैटरी होती है, जो हमारा यहाँ पे विगर होता है वो और स्ट्रेंथन होता है और मजबूत होता है। इसीलिए ये आपकी ड्यूटी है कि आप हमें अच्छे तरीके से चार्ज अप रखें ताकि आपको आपकी लेक्चर्स
सक्सेस टाइम पे मिले, क्योंकि कॉपरेशन आप करेंगे तो डेफिनेटली हम भी अपने और ज़्यादा एफर्ट्स को इंक्रीज करेंगे। एटलीस्ट हम अपने एफर्ट्स को कर ही रहे हैं, अगर आप कॉपरेशन दिखाएं या ना दिखाएं, बिकॉज व्हाट वी हैव टेकन द डिसीजन डेफिनेटली वी विल फुलफिल ओवर वर्ड्स, जो हमने वर्ड्स आपको दिए हैं डेफिनेटली वी विल फुलफिल। उसके बाद यहाँ पे आज बात करने वाले हैं प्रोनाउन के सेकंड पार्ट की बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पे ये लेक्चर आपको पिछले लेक्चर से थोड़ा सा यहाँ पे टाइम यहाँ पे इसके अंदर कम होगा, 25 से 30 मिनट ज़्यादा गया, यानी 20 से 30 मिनट तक आप इस लेक्चर को आप रख सकते हैं, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे हम 6 टाइप्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्योंकि ये भी आपको जानना ज़रूरी है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 6 टाइप आज मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, तो ये सभी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, जितनी भी ये लेक्चर से आपके सिर्फ JK-SSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के हिसाब से नहीं, बल्कि हर एक एग्जाम के हिसाब से आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से प्रिपरेशन करें, ताकि आप आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स के अंदर भी अच्छा स्कोर कर पाओ इंग्लिश पोर्शन के अंदर। तो डियर लर्नर, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन की बात करी थी, उसके अंदर हमने रूल्स देखे थे। आज यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन की एक और टाइप की बात करते हैं। नहीं, यहाँ पे इट जो है वो एक पर्सनल प्रोनाउन आता है, और दिस की बात करते हैं। देखो यहाँ पे इट और दिस दोनों यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है। अब इनका यूज किस तरीके से किया जाता है, देखो आपको पता है इट और यहाँ पे इट्स ये वाला, और एक होता है इट के बाद यहाँ पे इस तरीके से आप लिखते हो इट्स। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है, तो उसको आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस वाले पोर्शन को अच्छे तरीके से समझे। इट्स एक इकट्ठा होता है ऐसे लगे सर, और एक आपके पास यहाँ पे इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। इनके बारे में हम आज इस लेक्चर में शुरू में बात करेंगे, उसके बाद दूसरी टाइप्स की भी बात करूं। विश्वास माने मेरा, आप यकीन रखें आज की लेक्चर भी आपको बहुत ही अच्छी सेटिस्फेक्शन के साथ अच्छी प्रिपरेशन करवाने वाली है। तो यहाँ पे विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इट और दिस के अंदर क्या डिफरेंस है। इवन दैट अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर देखें, किसी भी डिक्शनरी के अंदर आप बात कर लें, इन दोनों का जो मीनिंग होता है, हिंदी या उर्दू जो मीनिंग होता है वो सिमिलर होता है। बात करें इट की तो ये है, और दिस का भी मतलब होता है ये। अब बात करें इनका यूज किस तरीके से डिफरेंट होता है, तो मैं आपको यहाँ पे बात बता देता हूँ। देखो एक सपोज करो अगर आपके पास नोटबुक है या पेन है, सपोज करो आपके पास अभी पेन है और आपके पास एक बंदा भी है, सपोज करो राकेश सर आपके पास अभी है। आप बोलोगे फर्स्ट टाइम आप राकेश सर के साथ आपकी मीटिंग हुई, यू विल से टू मी, आप मुझे कहोगे राकेश सर दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, क्योंकि उस पेन से पहले मैं इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था। इट मीन्स उस पेन के बारे में मुझे ये पता नहीं था कि ये पेन किसका है। इसका मतलब आप उस पेन को पहली बार इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। यानी इसका मतलब जब भी आप किसी चीज को, बहुत ही ध्यान से सुनने की जरूरत है आप सभी को, जब भी हम किसी चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन देते हैं, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम हम वहां पे दिस का यूज करते हैं। यानी दिस यहाँ पे इंट्रोड्यूसरी प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इंट्रोड्यूसरी प्रोनाउन होता है, और इट भी यहाँ पे इंट्रोड्यूसरी प्रोनाउन होता है। लेकिन दिस को हम इनिशियल में करते हैं जब किसी चीज को आप पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं। आपने बहुत जगह देखा भी होगा कि दिस के हम बोलते हैं ना दिस इज राकेश, तो ये भी यहाँ पे ठीक है, आपको इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे माय नेम इज राकेश आप बोलोगे, दिस इज राकेश भी आप कह सकते हो, क्योंकि आप पहली बार किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हो, और ये ग्रामर की बुक्स के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात यहां पे रह जाती है अब इट भाई साहब की। अगर आप इट की यहाँ पे अच्छी तरीके से एक कंसेप्ट के साथ पता करना चाहें, तो पहली बार अगर जिस तरीके से राकेश सर आपके पास आए और आपने कहा राकेश सर, क्योंकि राकेश सर वाज नॉट फैमिलियर विद योर पेन, सो एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम यू हैव टोल्ड मी राकेश सर दिस इज माय पेन, एंड यू हैव यूज्ड देयर व्हाट, वहां पे अपने नॉमिनेटिव केस का जो दिस था उसको यूज करा। बट अब आपको यहाँ पे ये सीखना है कि किस तरीके से आप इट का यूज करते हैं। तो वहां पे इट का यूज अब कब करेंगे, जब उसी चीज को अगर दोबारा नेक्स्ट टाइम आप मेरे को बताएंगे राकेश सर दिस इज माय पेन, एक बार तो आपने शुरू में कहा, लेकिन अगर बात दिन को दूसरी बार आपको कहना होगा, जैसे अगर आपका पेन मेरे पास है, आप बोलोगे राकेश सर यू डोंट नो दिस इज माई पेन, है ना, आप ऐसी तरीके से पहले तो कहा आपने, आप नेक्स्ट टाइम अगर उसी चीज को दोबारा कहोगे तब आप इट का यूज करोगे। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने के लिए आप दिस का यूज करते हैं, अगर आप सेकंड टाइम या बार बार अगर रेपिटेशन में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। जैसे अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में पहली बार गए, आप बोलोगे सर दिस इज माई नोटबुक या दिस इज माई नोट्स, लेकिन बार बार आप किसी टीचर से मिलते रहे तो आप बोलोगे सर इट्स माई नोट्स प्लीज गिव मी। इस तरीके से यहां पे आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करवाते हो। यानी ये दोनों के
दोनों क्या है, इंट्रोड्यूसरी प्रोनाउन है। अगर इट की बात करें तो ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है और दिस यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है। इट यहाँ पे इम्पर्सनल प्रोनाउन, इन इट को यहाँ पे दूसरे नाम से इम्पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। लिविंग और नॉन लिविंग, ये इट और दिस की दोनों की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इट यहाँ पे इंट्रोड्यूसरी प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा, इम्पर्सनल प्रोनाउन है। ये कौन सा है, इम्पर्सनल प्रोनाउन है। ज्यादातर आपको इसका यूज नॉन लिविंग थिंग के लिए ही दिखेगा। उसके बाद बात करें, जब भी आप किसी का जेंडर अगर आपको नहीं पता है, सपोज करो आपको किसी का जेंडर नहीं पता है, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम आप वहां पे इट का यूज कर सकते हो। लेकिन ये आपको ये सिर्फ आइडिया रखना है, जब कभी आपको एक कंसेप्ट क्लियर ना हो तो उस टाइप के लिए आप ये वाली जो ट्रिक मैंने लिखी है, ये सिर्फ आपको इसका आइडिया रखना है। उसके बाद अब यहां पे देखो एक डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस ये है कि सर ये इस वाले इट्स के अंदर और इस वाले इट्स के अंदर क्या डिफरेंस है सर। देखो इन दोनों के अंदर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा वाला डिफरेंस है। अगर बात करें जो इट्स होता है, एपस्ट्रॉफी वाला जो इट्स होता है, उसके साथ आप इसका मतलब अगर इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर इट्स लिखा जाता है, लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म ना लेके अगर पूरा लिखे तो इट इज होता है, तो उसकी आप यहाँ पे इट्स यूज करते हैं। इसका अगर आप मतलब करें कि जब की बात करते, जबकि ऐसा था वैसा था, इट इज, यानी इसका मतलब जबकि। उसके बाद अगर आप इट्स की बात करें तो इसका या उसका, इट्स माइन कार, ये मेरी गाड़ी है, ये उसकी गाड़ी है, ये उनकी गाड़ी है। तो इस तरीके से यहाँ पे इट्स का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किस तरीके से इसका यूज होता है। आप सभी ने देखो यहाँ पे टू बी के बारे में सुना होगा अच्छे तरीके से। देखो आप सभी ध्यान से देखें। अब एक यहाँ पे मैं आपको रूल समझाने वाला हूं कि टू बी यहाँ पे क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग, ये यहाँ पे टू बी की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, इट इज आई। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूं, इट इज आई, और अगर मैं यहाँ पे दूसरी एग्जाम्पल लिखूं, दिस इज आई, तो यहाँ पे आप मुझे बताएं इसमें क्या करेक्ट है या नहीं है, तो ये आप मुझे बताएं। देखो ऐसी कंफ्यूजन आपको देखने को मिलती है, तो देखो इस बात को अच्छे तरीके से समझें आप। यानी जो टू बी फॉर्म वर्ब होती है, तो उसके बाद जो प्रोनाउन आता है, जैसे यहाँ पे इट इज आई, तो ये क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, तो इसका मतलब यहाँ पे टू बी फॉर्म या क्या थी, इज थी, तो इसके बाद आपने किसका यूज किया, आई का यूज किया। इसके बाद आपने किसका यूज किया, आई का यूज किया, तो इसका मतलब यहाँ पे आई आपका क्या था, पर्सनल प्रोनाउन था। तो इसका मतलब आपको टू बी फॉर्म के अंदर इस बात को आपको इस केस के अंदर याद रखना है कि टू बी फॉर्म के बाद जो आने वाला जो प्रोनाउन होता है उसी केस में होना चाहिए जिस केस में वर्ब जो टू बी होता है उससे पहले आता है। यानी अगर इट था तो बाद में आप बोलते हैं सर इट ही क्यों ना यूज किया, क्यों, इट भी यहाँ पे नॉमिनेटिव है, यहाँ इट क्या है, नॉमिनेटिव केस है, और आई भी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस, जिसको आप नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इस तरीके से ही हमेशा लगना चाहिए। एक बार मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जो टू बी फॉर्म वर्ब होती है उनके आने वाला जो प्रोनाउन होता है उसी केस में होना चाहिए जिस केस में जो वर्ब टू बी फॉर्म थी उससे पहले जो नाउन आपने लिखा था या प्रोनाउन आपने लिखा था, डिट्टो वो उसके बाद भी आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर इट की बात करें या दिस की बात करें, दोनों के दोनों ये यहाँ पे क्या है, नॉमिनेटिव केस की तरीके से यूज हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे आप यहाँ पे जो आई और यहाँ पे अगर दिस इज ही की बात करें तो ये यहाँ पे आई और ही यहाँ पे क्या है, नॉमिनेटिव केस है। लेकिन आजकल ज्यादातर ट्रेंड बदल गया है। अगर आप दूसरी अगर एडिटोरियल राइटिंग के अंदर देखें, बुक्स के अंदर देखें, तो जो अभी बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं इंग्लिश के, उन्होंने यहाँ पे इट इज मी का यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन ग्रामर इस तरीके से हमें यहाँ पे बताती है। उसके बाद देखो अगर मैं आपको और अच्छे रूल बताऊं, इट के रूल बताऊं, तो आपको पता है जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। जैसे आप बोलोगे हियर इज योर बुक प्लीज टेक इट। उसके बाद एनिमल्स के लिए आप यहाँ पे इट का यूज करते हैं। कैसे, अब एनिमल्स आप बोलोगे सर ये तो लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए तो आप नहीं करते। तो जब भी यहाँ पे आप बात करो एनिमल्स की बात होती है तो वहां पे आप इट का यूज कर सकते हैं जब रेपिटेशन को आपको खत्म करना हो। जैसे ही हैज ए कैट, आप क्या बोलोगे, ही हैज ए कैट या ही हैज ए डॉग, तो आप इसका मतलब डॉग इज वेरी फेथफुल तो नहीं करोगे, तो आप यहाँ पे डॉग की जगह पे उसको रिप्लेसमेंट के लिए आप इट का यूज कर सकते हो, इट इज वेरी, यानी यहाँ पे फेथफुल, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर यंग चाइल्ड की बात करें, देखो यंग चाइल्ड का मतलब अगर एक छोटे शिशु बच्चे की बात करें,
यानी यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी कि वो आपको ये पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। मैंने आपको पहले ही एक ट्रिक बताई थी कि जब आपके पास जेंडर अननोन हो तो आप वहां पे इट का यूज कर सकते हैं। तो उस टाइम पे यहाँ पे आप इट का यूज कर सकते हैं। When he saw the child, it was playing। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इट का यूज कर सकते हैं। देखो उसके बाद अगर कभी भी आपको किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को अगर आपको इंपॉर्टेंस देनी हो, महत्व देना हो, यानी इंपॉर्टेंस देनी हो, तो तब इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे इट इज आई, इट इज आई, इट इज मी। तो मैंने आपको बताया इट इज मी का भी अब यूज किया जाता है। इट वॉज आई हु कॉल्ड यू, मैं वो था जिसने आपको कॉल करी थी। इट इज ही हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये मैंने आपको पहले ही रूल पढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ पे एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, दिस यहाँ पे किसके लिए होता है, जब किसी को फर्स्ट टाइम हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं अननोन चीज़ों के लिए, जो आपको इससे पहले पता नहीं थी, पहली बार आप उसके बारे में आपको पता मिल रहा है, किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहा है आपको, उस टाइम पे आप दिस का यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप इट की बात करें, आप पर्सन थिंग के साथ भी इट का यूज़ कर सकते हो। जैसे दिस इज़ माई पेन और इट्स माई पेन, तो इसके अंदर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद वेदर और टाइम के साथ भी आप इट का यूज़ करते हैं, तो ये बात भी आप याद रखें। आप बोलोगे इट इज़ 7 o'clock, आप क्या बोलोगे, इट इज 7 o'clock। आप फिर बोलोगे इट इज विंटर, इट इज समर, इट इज फाइन। इस तरीके से भी यहाँ पे आप इट का यूज करते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब डियर लर्नर, यहाँ पे मेन मोटिव जो था हमारा आज की इस लेक्चर का, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले वाली जो टाइप देखी थी वो पर्सनल प्रोनाउन देखी थी। तो आज यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखेंगे, एम्फैथेटिक प्रोनाउन को देखेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को देखेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को देखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन को देखेंगे। यानी 5 टाइप यहाँ पे हम प्रोनाउन की देखने वाले हैं। लेकिन इतने मज़े से आपको आज इन रूल्स का पता लगने वाला है कि आज से पहले आपने कभी भी प्रोनाउन, जिसको आप पार्ट ऑफ स्पीच का एक छोटा सा मानव तुच्छ टॉपिक समझते थे, वो वास्तव में तुच्छ नहीं है, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ है, यानी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत ही जरूरी है समझना। आप सभी ने देखा होगा, माई देखा होगा आपने, उसके बाद आपने यूअर, हिम, हर, इट। तो ये यहाँ पे क्या है, अगर आपको कोई पूछे तो ये सभी के सभी क्या है, ये आपको मैंने परसों के लेक्चर के अंदर भी बताए थे कि ये जैसे माई आ गया, यानी यहाँ पे ये पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो इनके साथ जब आप किसी सेल्फ का यूज़ करते हैं, आप इनके साथ क्या यूज़ करते हैं, सेल्फ का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको मैं बताऊं माई, यूअर, हिम, हर, इट में अगर आप सेल्फ को जोड़ते हैं, या फिर अगर आप बात करें ओवर की बात करें, यूअर की बात करें, देम की बात करें, तो यहाँ पे इनके साथ सेल्फ और इनके साथ सेल्व्स अगर आप जोड़ते हैं तो वो तब क्या बनते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। तो आपको ये बात पता रखनी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप माई के साथ, यूअर के साथ, उसके बाद हिम के साथ, हर के साथ, इट के साथ अगर आप यहाँ पे सेल्फ लगाओगे तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेंगे। इसी तरीके से ओवर, यूअर और देम के साथ अगर आप सेल्व्स लगाओगे तो तब भी आपके लिए वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही बनेगा। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। और अगर बात करें सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है और यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे ये एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस तरीके से आपको इनका यूज़ करना कैसे, मैं आपको अभी एक अच्छे तरीके से एक डेफिनेशन के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर बात करें आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें, ए प्रोनाउन विच रिफ्लेक्ट्स द एक्शन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट की और रिएक्शन को यानी एक्शन को दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। सो दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो ये वाला जो पोर्शन है ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्शन डन होती है, जो एक्शन होती है, तो वो यहाँ पे सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करती है। इसी तरीके से आपको इसका याद रखना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग, मैंने अपने आप को क्या करा, जख्मी किया, चोट की जब मैं यहाँ पे क्या कह खेलते समय। इस तरीके से आप इसको यूज करें। देखो आई हर्ट के बाद यहाँ पे क्या है, माई सेल्फ है, आई हर्ट माई सेल्फ। तो माई सेल्फ यहाँ पे किसको दिखा रहा है, आई को दिखा रहा है। यानी यहाँ पे ये जो एक्शन है ये किसको दिखा रही है, हर्ट किसको हुआ है, आई को यहाँ पे हुआ है। उसके बाद यू हैव इन्वेंटेड दिस मशीन योर सेल्फ, यानी ये आपने खुद ही ये जो मशीन है वो इन्वेंट करी है, आज़ाद करी है। इस तरीके से यहाँ पे जो ये आप बात करें यूर सेल्फ, तो ये यहाँ पे किसको दिखा रहा है, यू को दिखा रहा है, सब्जेक्ट को दिखा रहा है। उसके बाद शी ruined हर सेल्फ, उसने अपने आप को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो ये भी यहाँ पे सब्जेक्ट को शो कर रहा है। वी लर्न इंग्लिश फॉर आवर सेल्व्स, यानी जो इंग्लिश है वो हम अपने लिए सीखते हैं।
आई शैल डू इट माई सेल्फ, मैं इसको अपने तरीके से करूंगा, अपने लिए करूंगा। आई शैल डू इट ऑन माई ओन वे, आई शैल डू इट माई सेल्फ, मैं इसको अपने से करूंगा। तो ये यहाँ पे माई सेल्फ भी किसको दिखा रहा है? आई सब्जेक्ट को दिखा रहा है। इसका मतलब जो एक्शन का पूरा यहाँ पे अगर आप देखें, रिफ्लेक्शन देखें, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है, इसीलिए इसको आप क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आई होप डियर लर्नर आपको यहाँ पे ये बात समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रूल की बात करें, देखो यहाँ पे डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जो क्वेश्चन बनते हैं, तो इन वाली जगहों से यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके दो रूल मैन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करें जो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है, देखो आपको अगर पता होगा ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है। देखो ट्रांजिटिव वर्ब ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका जो इफेक्ट होता है वो किस पे पड़ता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। जैसे आप बोलोगे आई गो टू जापान, जापान, तो मैं यहाँ पे जापान जा रहा हूं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो गो का इफेक्ट जापान के लिए पड़ रहा है। इसका मतलब वर्ब का जब डायरेक्ट इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जब वर्ब का डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता है उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ये टर्म आपको याद रखनी है। अब यहां पे ये रूल ये कहता है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी यूज्ड विद ट्रांजिटिव वर्ब, यानी जो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ यहां पे क्या करना चाहिए? आपको यूज करना चाहिए। यानी कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जिसके अंदर यूज करते हैं आप, यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आप यूज करते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही आना आवश्यक है, यानी बहुत जरूरी है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसके साथ ऑब्जेक्ट जरूर आए। ऑब्जेक्ट मस्ट बी यूज्ड विद ट्रांजिटिव वर्ब, तो ये वाला जो पॉइंट है आप इसको यहां पे स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए पॉइंट है। उसके बाद यहां पे बात करें, अगर और अच्छी तरीके से बात करें, यहां पे दूसरे पॉइंट की बात करें, व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट विद ट्रांजिटिव वर्ब देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट। अगर आप बात करें, देखो सपोज करो कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाकर अगर आप ऑब्जेक्ट की आप जगह पे सपोज करो कि व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट, कि उस सेंटेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, तो तब वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट, यानी तब वहां पे सब्जेक्ट के साथ नहीं तो ऑब्जेक्ट के साथ वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। अगर बात करें कैसे, यहां पे दीज वर्ब्स आर अवेल आ गया, एब्सेंट आ गया, एंजॉय आ गया, उसके बाद रिजाइन आ गया, अप्लाई आ गया, रिवेंज आ गया, एक्सर्ट आ गया, इस तरीके से। अब आप बोलोगे सर अवेल का मतलब क्या होता है? तो अवेल का मतलब होता है बेकार। यहां पे क्या होता है? बेकार, जिसको आप कहते हैं इन नॉट हेल्पफुल, इस तरीके से आप बात करें, निरार्थक बात करें या बेकार बात करें, इसको आप अवेल कहते हैं। तो इस तरीके से यहां पे जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तब आप ट्रांजिटिव वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये बात आपको यहां पे अच्छी तरीके से याद रखनी है। उसके बाद यहां पे अगर एग्जाम्पल की बात करें, ही इवेल्ड हिमसेल्फ, ही इवेल्ड हिमसेल्फ, देखो यहां पे अवेल के साथ आपने क्या यूज किया? हिमसेल्फ का यूज किया। दे एब्सेंटेड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को क्या करा था? एब्सेंट रखा था फ्रॉम द ऑफिस। तो यहां पे एब्सेंट का डायरेक्ट जो असर हो रहा है दिख रहा है वो किस पे दिख रहा है? ऑफिस पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको ये वाली बात भी याद रखनी है कि जब डायरेक्ट यहां पे किसी वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और ये रूल भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगर आप सेकंड रूल की बात करें, व्हेन सम वर्ब्स आर यूज्ड इनट्रांजिटिवली देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डज नॉट यूज विद देम, जब यहां पे कोई वर्ब ट्रांजिटिव के तरीके से होता है तो वहां पे हम किसका यूज करते थे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते थे। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर वहां पे ट्रांजिटिव वर्ब के साथ अगर आप यहां पे कुछ वर्ब्स के साथ वहां पे आप इंट्रांजिटिव वर्ब यूज कर रहे हैं, इन इंट्रांजिटिव वर्ब यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी एक्शन का यहां पे असर नहीं दिख रहा है, तो तब वहां पे उस जगह उस कंडीशन के अंदर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। अगर ऐसे वर्ब कौन कौन से आते हैं? कीप आ गया, ब्रेक आ गया, सेट, बाथ आ गया, मेक, स्टील, क्वालिफाई, मूव, ओपन, ड्रा, रेस्ट, रोल, ब्रस्ट, हाइड, फीड और गैदर। तो ये ऐसे वर्ब हैं। अगर देखो यहां पे मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ही केप्ट अवे फ्रॉम द फंक्शन, यानी उसने अपने आप को फंक्शन से क्या रखा? दूर रखा। तो वहां पे अगर आप बात करते थे ट्रांजिटिव वर्ब की तो ही केप्ट हिमसेल्फ यूज करते, लेकिन यहां पे इनका कीप का मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि कीप का कोई भी यहां पे अगर कीप एक एक्शन की तरीके किसी सेंटेंस में अगर यूज हो रहा है तो उसका कोई भी इफेक्ट यहां पे ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता, इसीलिए इसको इनट्रांजिटिव वर्ब के अंदर रखते हैं। तो ये वाला करेक्ट है, ही केप्ट हिमसेल्फ कभी भी आप नहीं लिखेंगे, ये इनकरेक्ट रहेगा। लेट अस रेस्ट एट द बेड, तो ये करेक्ट रहेगा क्योंकि अस के बाद यहां पे आपने किसी भी यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया। क्यों? मैंने आपको ऊपर रूल बताया। उसके बाद देखो रेस्ट भी यहां पे इस तरीके से ये करेक्ट है, लेकिन लेट अस आवरसेल्फ रेस्ट एट द बेड,
उसके बाद शी हिड इन द रूम, ये करेक्ट है। शी हिड हरसेल्फ इन द रूम, ये इनकरेक्ट है। तो ये मैंने सारे के सारे जो वर्ब्स थे मैंने ऊपर आपको बता दिए हैं। अब यहां पे बात करते हैं एम्फैथेटिक प्रोनाउन की बात करें। देखो अगर मैं आपको एम्फैथेटिक टर्म की बात करूं जिस किसी चीज के अंदर आपको ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़े, जैसे आप मुझे यहां पे कोई एडवाइस दोगे तो आप मैं आपकी एडवाइस को यहां पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, सो यू विल गिव मी एन एम्पैथेटिक एडवाइस। एम्पैथेटिक मतलब होता बलपूर्वक किसी को यहां पे सुजेशन देना या कोई यहां पे कोई ऑर्डर करना या कोई कमांड करना। एम्फैथेटिक प्रोनाउन की बात करें तो ये क्या होता, तो उसकी बात करते हैं। एम्फैथेटिक किस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें, ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो यहां पे किसी एक्शन के ऊपर या किसी प्रोनाउन के ऊपर क्या दिखाता है, एम्फेसिस डालता है। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैथेटिक प्रोनाउन दोनों एक जैसे दिखते हैं। अगर आपको मैं बताऊं जो यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और जो एम्फैथेटिक प्रोनाउन होता है, अगर इनकी बनावट के हिसाब से देखें तो दोनों एक समान होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। लेकिन एम्फैथेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किसी आप नाउन या प्रोनाउन का कि जब आप उसकी क्या बताते हैं, उसका महत्व बढ़ाने के लिए, यानी इसको एम्फसाइज करने के लिए, उसके यहां पे खासियत बताने के लिए आप करते हैं एम्फैथेटिक। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब। जब भी आपने पहले देखा, मैंने आपको पहले अगर एग्जांपल की बात करें तो मैंने यहां पे आपको यह बताया कि हमेशा यहां पे जो क्या होता है, जो यहां पे अगर बात करें आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो उसके बाद यहां पे हमेशा किसके बाद होता है, ये अवेल वहां पे वर्ब आ गया, उसके बाद इसका यूज होता है। लेकिन अगर आप यहां पे बात किसकी करें, अगर यहां पे एम्फैथेटिक प्रोनाउन की बात करें तो ये वर्ब के पहले यूज होता है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है कि एम्फैथेटिक प्रोनाउन वर्ब से पहले यूज होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पे वर्ब के बाद हम इसका यूज करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, शी हरसेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन। तो सॉल्व यहां पे वर्ब था तो उसके पहले हमने माई सेल्फ का यूज किया। फाउंड यहां पे वर्ब था, उसके पहले हमने हरसेल्फ का यूज किया। ही हिमसेल्फ कैम टू सी द होटल, तो ये खुद आया होटल देखने, तो यहां पे कैम से पहले हमने हिमसेल्फ का यूज किया। तो ये एक जर्नल डिफरेंस है यहां पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैथेटिक प्रोनाउन के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद देखो यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप इसको और अच्छी तरीके से समझें। आई डिड माई सेल्फ विदाउट एनी गाइडेंस। अगर आप डिड की बात करें तो डिड यहां पे क्या आ जाता है, वर्ब आ जाता है। डिड की बात करें तो यहां पे क्या है, ये वर्ब है। अगर आप माई सेल्फ की बात करें तो माई सेल्फ यहां पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ यहां पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर यहां पे नीचे बात करें तो यहां पे किस तरीके से यूज हुआ, वर्ब हमने पहले यूज किया और उसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करी। तो अब आपको यह बताना है कि ये एम्फैथेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो आप यहां पे क्या बताएंगे, ये एम्फैथेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये कौन सा है, ये एम्फैथेटिक प्रोनाउन है। क्यों क्यों एम्फैथेटिक है क्या, तो यही तो गलती हमें नहीं करनी। नहीं, ये यहां पे क्या है, ये यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इतने जोर जोर से मैंने आपको चिल्ला के कहा कि कभी भी किसी वर्ब के बाद अगर किसी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नहीं, किसी आप यहां पे प्रोनाउन का यूज करते हैं, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा क्या आता है, वर्ब के बाद आता है। तो यहां पे वर्ब डिड था, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। उसी तरीके से यहां पे आपने यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को वर्ब से पहले यूज किया, तो ये कौन सा है, एम्फैथेटिक प्रोनाउन आया। तो इस बात को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब यहां पे बात करते हैं फोर्थ टाइप की बात करते हैं जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है, रेसिप्रोकल क्या होता है। यानी इसके अंदर अगर आप बात करें ज्यादा जो कंसेप्ट रहता है ना, वो वन अनदर और ईच अदर का रहता है। सिंपल सा जो रेसिप्रोकल की बात होती है यहां पे ईच अदर और वन अनदर के बीच में ही आपको यहां पे ये बात समझनी है। ये ऐसे जो प्रोनाउंस होते हैं जो दो मिलकर बनते हैं, यानी दो प्रोनाउंस को मिलकर यहां पे बनते हैं। ईच और अदर और वन और अनदर, ये दो प्रोनाउन को मिलकर बनते हैं और इसका संबंध एक दूसरे के साथ रिलेशन शो करते हैं। तो इस तरीके के लिए आपको यहां पे रेसिप्रोकल का यूज करते हैं। अगर मैं आपको यहां पे रेसिप्रोकल की डेफिनेशन दूं, ए प्रोनाउन विच शोज रिलेशन विद वन अनदर ईच अदर, उसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब यहां पे ईच अदर का यूज कब करते हैं आप, देखो आपको बहुत ही सिंपल से यह बात याद रखनी है कि जब भी आप दो पर्सन की बात करें, ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्संस ओनली, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, हमेशा आप दो पर्सन की बात करें। जैसे मैं आपको बोलूं, द टू फ्रेंड्स क्वेरल्ड विद ईच अदर, दो दोस्त आपस में क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे।
तो यहाँ पे टू फ्रेंड्स की बात करें, नॉट ए मोर देन टू, मैंने यहाँ पे टू फ्रेंड्स की बात करी तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, ईच अदर का यूज किया। लेकिन अगर आपको दो से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में यानी लोगों के बारे में अगर बात करनी हो तो तब वहां पे आप वन अनदर का यूज कर सकते हैं। दे ऑल गेव गिफ्ट्स टू वन अनदर, उन्होंने सभी ने अपने एक दूसरे को क्या दिया, गिफ्ट दिया। तो ये सारा का सारा जो फंडा था सिर्फ रेसिप्रोकल का था, ज्यादा इसके अंदर आपको कोई भी ज्यादा यहां पे ज्यादा सर्किफाई करने की जरूरत नहीं है। ईच अदर, वन अनदर आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ये बात आपको याद रखनी है। ईच अदर और वन अनदर दो ही आपके पास क्या मिलेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन मिलेंगे। उसके बाद यहां पे बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें, आप किसकी बात करें, यहां पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें जो डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं। अगर बात करें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, दिस आ गया, दैट और दिस, तो ये तीनों आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं और इनका जो यूज होता है वर्ब के तुरंत बाद किया जाता है, यानी इनका जो यूज होता है वर्ब के तुरंत बाद किया जाता है। ए प्रोनाउन विच डिमॉन्स्ट्रेट ए नाउन, किसी नाउन को वो डिमॉन्स्ट्रेट करे, किसी ऑब्जेक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करे, या फिर किसी कंप्लीमेंट या थ्रेट को यहां पे जब वो डिमॉन्स्ट्रेट करे तो उसको आप क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। बात करें, मैंने आपको बताया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द सब्जेक्ट, यानी किसी सब्जेक्ट को वो पॉइंट आउट करता है तो उसके लिए आप यहां पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हमेशा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए हम करते हैं। टू पॉइंट आउट द, यहां पे ऑब्जेक्ट, पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट है, यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, ये बात थोड़ा सा देखें, तो यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, तो ये बात आप करेक्ट कर दें। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माय मदर, दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माय मदर, तो इस तरीके से यहां पे दिस यहां पे शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसका जो डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है वो गिफ्ट के ऊपर पड़ रहा है। दिस इज माय हाउस, तो यहां पे हाउस के ऊपर दैट का, यहां पे जो दैट का असर पड़ रहा है, दैट इज माय हाउस। These are the books I found in the book, I found in the bag, these are the books I found in the bag, ये किताबें जो मुझे बैग में मिली। तो ये यहाँ पे these books के ऊपर यहाँ पे क्या कर रहा है, असर डाल रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट यानी किसको कर रहा है, वो बुक्स को कर रहा है। Those were my friends book, यानी ये जो किताबें जो आपने बैग में देखी ये मेरे दोस्त की किताबें थी। तो ये यहाँ पे दोस्त का किसके ऊपर दिख रहा है, फ्रेंड्स के ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपका क्या था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। अब इसके अंदर भी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल है, इफ इन एनी सेंटेंस, अगर आप किसी भी सेंटेंस की बात करें, द वर्ब इज नॉट यूज्ड आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मैंने आपको कहा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद आप वर्ब का यूज नहीं करते, पहले आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, उसके बाद तुरंत आप इसका यूज करेंगे। क्यों, उसके बाद अगर आप ऐसा होता है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर अगर आप बात करें, वर्ब इज नॉट यूज्ड आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद में कोई वर्ब यूज नहीं होता है तो नॉन इज यूज्ड। अगर उसकी जगह पे क्या होता है, अगर वर्ब यूज नहीं होता तो नॉन यूज होता है, तो उस टाइम पे जो देन होगा, दिस होगा और दैट होगा, यानी यहां पे देन की बात नहीं कर रहे, दिस दैट और दिस होगा, तो वो वहां पे एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, ना कि एज ए प्रोनाउन वहां पे यूज होगा। कब, यहां पे एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि कभी किसी सेंटेंस के अंदर अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद किसी वर्ब का यूज नहीं हो रहा है, उसकी जगह पे नाउन का यूज हो रहा है, तो तब आपके पास जो दिस दैट और दिस होगा वो एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, ना कि प्रोनाउन वहां पे यूज होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, दिस पेन इज माइन, ये पेन क्या है, मेरा है, दिस पेन इज माइन, तो दिस इज के यहां पे यूज नहीं किया मैंने, दिस पेन यूज किया, तो ये यहां पे दिस एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। दीज क्लोथ्स आर हर्स, यानी ये क्लोथ्स किसके हैं, हर्स के हैं, तो यहां पे मैंने आपको बताया था, ये यहां पे जो कौन से होते हैं, यहां पे पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, उनका यूज आप एज ए सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। यानी दीज क्लोथ, तो दीज क्लोथ यहाँ पे नाउन है, जिसका मतलब यहाँ पे ये भी दीज जो है ये किसके तरीके से यूज हो रहा है, एडजेक्टिव के तरीके से। दैट बुक इज हिज, तो ये यहाँ पे भी किस तरीके से यूज हो रहा है, ये यहाँ पे भी एज एन एडजेक्टिव के तरीके से यूज हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले एग्जांपल के अंदर आपको बताया, दिस के बाद इज ये वर्ब है, उसके बाद दैट के बाद इज वर्ब है, आर यहाँ पे वर्ब है और वर्ब यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो ये वाली बात भी आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। आज के इस लेक्चर का यहाँ पे अंतिम पार्ट देखेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करें। इंडेफिनिट प्रोनाउन भी आप सभी को अच्छे तरीके से देखना है और समझने की कोशिश भी करनी है कि वास्तव में जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो क्या होता है। ये प्रोनाउंस यहाँ पे किसी डेफिनेट चीज के बारे में बात नहीं करते हैं, ये यहाँ पे किसी निश्चित चीज की बात नहीं करते हैं जो डेफिनेट हो, हमेशा ये इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो इसको आप इसीलिए क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अगर आप बात करें कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं, जैसे सम आ गया,
वन आ गया, समवन आ गया, मैनी आ गया, ऑल आ गया, ए फ्यू आ गया, अदर्स, नो वन आ गया, नोबडी और एनीवन। तो ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी इंडेफिनेट प्रोनाउन हैं। अगर इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं, ए प्रोनाउन दैट रेफर्स टू पर्सन और थिंग इन ए जर्नल वे, यानी जो जर्नल में बताता कोई डेफिनेट नहीं बताता, यानी जर्नल में बता देता। अगर मैं कलर की बात करूं, मैं बोलूंगा ऑल कलर्स आर प्रिटी, तो यहां पे आपके पास कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है, आपके पास यहां पे जर्नल कलर्स हैं, तो इसके लिए आप यहां पे एक डेफिनेट चीज का नहीं इंडेफिनेट का यूज करेंगे, तो तब वहां पे आप इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज करते हैं। और मैंने आपको बताया उस, जैसे मैं अगर आप एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, सम हैव जॉइंड द पार्टी, सम हैव जॉइंड द पार्टी, तो यहां पे जो सम है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन को दिखा रहा है। उसके बाद समवन हैज स्टोलन माय हार्ट, किसी ने मेरा दिल चुरा लिया, तो समवन भी यहां पे क्या है, समवन भी यहां पे एज एन इंडेफिनेट प्रोनाउन की तरीके से यूज हो रहा है। ए फ्यू पैसेंजर वर इंजर्ड, तो ए फ्यू यहां पे क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। नन विल कम टू हेल्प यू, कोई भी आपकी मदद को नहीं आएगा, तो नन यहां पे क्या है, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। वन शुड नो वंस जॉब, आपको अपनी जॉब का पता होना चाहिए आपको, इसीलिए यहां पे जो वन है तो ये क्या है, हर किसी को अपनी जॉब का पता होना चाहिए, तो ये वन जो है वो ये यहां पे एज एन इंडेफिनेट प्रोनाउन की तरीके से यूज हो रहा है। तो ये वाली लेक्चर थी आप सभी के लिए आज। आई होप डियर लर्नर आप सभी ने अच्छी तरीके से सीखा भी होगा और उसके बाद अच्छा मजा भी किया होगा और आपके किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रही होगी। सो थैंक यू वेरी मच। आज की लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आप सभी को एक अच्छी लर्निंग यहां से इस लेक्चर से भी आपको देखने को मिली और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहां पे हम दूसरे वाले पोर्शन को भी खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत एंड डोंट फॉरगेट टू गिव लाइक और अपने कमेंट को जरूर रखें कि आज की लेक्चर आप सभी के लिए कैसी थी। थैंक यू वेरी मच।